और वो समस्या है भाषा संबंधी विवाद, भाषा को लेकर विवाद। बहुत से देश जिनको हम सुनते हैं, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, जापान, चाइना आदि आदि, यहाँ पर उनकी अपनी एक बोली है और यदि कुछ क्षेत्रीय बोलियाँ हैं तो वो बहुत कम जनसंख्या तक सीमित हैं। तो उन देशों में बोली को लेकर कोई विवाद नहीं है, भाषा को लेकर। इंग्लैंड में अंग्रेजी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, जापान में जापानीज़, चाइना में चाइनीज़, अमेरिका में इंग्लिश। जहाँ तक भारत की बात है, यहाँ पर हजारों बोलियाँ बोली जाती हैं और हजारों भाषाओं को हम एक तरफ भी कर दें तो भी 25-30 भाषाएं ऐसी हैं जो एक अच्छी बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। हमारे यहाँ के कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो कई अच्छे खासे देशों की भौगोलिक सीमा के बराबर हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो अकेले कई अच्छे अच्छे देशों की पूरी जनसंख्या के बराबर हैं। ऐसी स्थिति में भारत में भाषाई विवाद होना स्वाभाविक था, कोई अजूबा नहीं था। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या थी संविधान सभा के सदस्यों के सामने कि भारत की भाषा कौन सी हो। भारत में शुरू से ही अनेकों भाषाएं रही हैं, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग, और प्रांतों के अंदर भी कई प्रांत तो ऐसे हैं जहाँ के अंदर भी 4-5 तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे मैथिली, बुंदेलखंडी, खड़ी हिंदी, हिंदी आदि न जाने कितनी भाषाएं हैं। इसलिए जब संविधान सभा के सामने राष्ट्रभाषा का मुद्दा आया तो इस पर कई महीने बहस हुई, कई महीने, कई दिन नहीं, कई महीनों तक बहस हुई और बमुश्किल ये लोग किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच पाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि तनाव की स्थिति हो गई भाषा को लेकर, और यदि हम तनाव की बात करें भाषा के नाम पर तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि 1955-56 में तमिलनाडु में तमिल लोगों ने हजारों बसें जला दी, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, पूरी व्यवस्था चरमरा गई। और किस लिए? क्योंकि उन्होंने विरोध किया हिंदी भाषा को देश की भाषा बनाए जाने का। उनका आरोप था हिंदी को आप हम पर थोप नहीं सकते, तमिल हमारी भाषा है। और ऐसे भाषा को लेकर भारत में कई जगह बड़े बड़े आंदोलन हुए। स्वाभाविक था, संविधान सभा के सदस्य भी इसी समाज का हिस्सा थे, इसी समाज को संविधान सभा के अंदर रखते थे, इसी समाज के विचारों को। तो समाज के विचारों को रखते हुए यदि समाज में इस बात को लेकर तनाव है तो उनमें भी तनाव होना स्वाभाविक था और कई बार बहुत कड़वे बहस, बहुत तनाव की स्थिति संविधान सभा के अंदर भाषा को लेकर हुई। 1930 का जो काल है, थोड़ा सा हम इतिहास की ओर जाएं, भाषाई समस्या को समझना और उसके निराकरण। तो 1930 के आसपास कांग्रेस का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी और स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था, तो उस दौरान जो चर्चाएं हुई कांग्रेसी सदस्यों के बीच में, जिसके झंडे तले राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उनका वो लोग इस बात पे एक मत थे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। हिंदुस्तानी की उत्पत्ति हिंदू और उर्दू भाषा के मेल से हुई है। एक भाषा और है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी भाषा आप लोगों को समझना चाहिए, ये हिंदी और उर्दू के मेल से है। मुगल काल में और उसके पहले मुस्लिम काल में
हिंदू और मुस्लिम बहुत पास पास रहते थे। पास से मतलब मन से, एक दूसरे में बहुत रम गए थे। परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिमों ने अपने उर्दू भाषा में कई हिंदी शब्द ले लिए और हिंदुओं ने अपनी हिंदी भाषा में कई मुस्लिम शब्द ले लिए। तो एक नई भाषा पनपी, मिक्स भाषा, जो शुद्ध हिंदी और शुद्ध उर्दू का या फारसी का मिश्रण थी। फारसी का, उसका एक मिश्रण थी। इसी मिश्रण का परिणाम था कि एक अन्य भाषा का जन्म हुआ जिसे उर्दू कहते हैं। आखिर उर्दू भाषा क्या थी? उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ? मुस्लिम शासकों के दौर में, मुगल काल के शासकों के दौर में जो सैनिकों के कैंप बने होते थे, उस कैंप में हिंदू और मुस्लिम सैनिक एक साथ रहते थे। मुस्लिम सैनिक जहां फारसी बोलते थे, हिंदू सैनिक वहीं हिंदी बोलते थे और दोनों को एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आती थी। तो धीरे धीरे इन दोनों वर्गों के, दोनों धर्मावलंबियों के बीच या दोनों भाषाई लोगों के बीच में जो संवाद हुआ, उसने एक नई भाषा को जन्म दिया जो हिंदी और फारसी का सम्मिश्रण थी। ये सम्मिश्रण को उर्दू कहते हैं। उर्दू का अर्थ होता है वास्तव में कैंप लैंग्वेज। क्या होता है? कैंप लैंग्वेज, कैंप में बोली जाने वाली भाषा, सैनिकों के कैंप में बोले जाने वाली भाषा। तो ये तो हो गई उसकी व्युत्पत्ति उर्दू भाषा की। अब हिंदुस्तानी भी कुछ इस तरह की थी। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू के मेल से हुई। पहले तो हिंदी और फारसी के मेल से उर्दू आई, फिर बाद में हिंदी और उर्दू के मेल से एक और भाषा आई जिसे हिंदुस्तानी कहते हैं। ये हिंदुस्तानी भाषा भारतीय जनता के एक बहुत बड़े तबके की भाषा बन गई। विभिन्न संस्कृतियों के आदान प्रदान से ये समृद्ध हुई और एक तरीके से एक साझी भाषा बन गई। साझी भाषा से तात्पर्य क्या? यानी एक ऐसी भाषा जिसने विभिन्न संस्कृतियों से भारत के विभिन्न भाषाओं से शब्द लिए और अपना भंडार बनाया, अपना शब्द भंडार। साझी भाषा, साझी, सबके साथ मिलकर उसने इस भाषा का एक तरीके से इवोल्यूशन हुआ, व्युत्पत्ति हुई है। समय के साथ साथ इसमें अनेक अन्य स्रोतों से नए नए शब्द आए, नए नए अर्थों का समावेश हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों के अधिकतर लोग इसे समझने लगे, हिंदुस्तानी भाषा को। तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि, भाषाई विवाद की पृष्ठभूमि। 1930 के आसपास से जो बातचीत होती है उसकी भूमिका ये है। गांधी जी भी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। गांधी जी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। उनका कहना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा चाहिए जिसे सभी लोग सरलता से समझ सकें। राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए, उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, इस पर अपनी बात रखते हुए गांधी ने कहा था कि राष्ट्रभाषा वो भाषा हो जो संस्कृत निष्ठ हिंदी की तरह ना हो और न ही फारसी निष्ठ उर्दू हो। संस्कृत निष्ठ हिंदी ना हो और न ही फारसी निष्ठ उर्दू हो, वो हिंदुस्तानी भाषा हो। इसे दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए राष्ट्रभाषा को। यानी हिंदी को लेकर गांधी का कहना था कि थोड़ी क्लिष्ट है हिंदी, इसमें थोड़ा संस्कृत शब्दों की भरमार है, इसलिए थोड़ी क्लिष्ट है, ऐसा ना हो। इससे ये सामान्य जनता की पहुंच से बाहर हो जाती है, फिर ये बोलचाल की भाषा नहीं रह जाती। तो इसलिए दोनों भाषाओं का जिसमें सम्मिश्रण हो, सुंदर मिश्रण हो, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए शब्दों का भंडार जिसमें लिया गया हो, खुलकर जिसमें से उधार ले लिया गया हो,
विदेशी भाषाओं से भी जिसमें हमने कुछ ले लिया हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई हानि नहीं है। वो हमारी राष्ट्रभाषा हो, ऐसी राष्ट्रभाषा को अच्छी तरह और सरलता पूर्वक बोलते हुए लोग घुल मिल सकते हैं। घुलन मिलन उस समय का एक मुख्य मुद्दा था। एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न जरिए अपनाए जा रहे थे। देश में एकात्मकता की भावना को लाने के लिए जो विभिन्न रास्ते अपनाए जा रहे थे, उसमें भाषाई मुद्दा भी मदद कर सकता था। और भाषाई मुद्दे में गांधी ने हिंदुस्तानी भाषा की पैरवी करते हुए कहा कि ये ऐसी भाषा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग घुल मिल सकते हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा एक समृद्ध और शक्तिशाली भाषा होनी चाहिए जो मानवीय विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। हमें अपने को हिंदी या उर्दू से नहीं बांधना चाहिए। स्वयं को हिंदी अथवा उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना एवं समझदारी के विरुद्ध होगा। ये गांधी का विचार था। स्वयं को हिंदी अथवा उर्दू से बांध लेना देशभक्ति की भावना एवं समझदारी के विरुद्ध होगा। गांधी जी का कहना था कि अपने को हिंदी या उर्दू के दायरे में मत बांधो। उनका विश्वास था कि ये जो हिंदुस्तानी है वह एक बहुसांस्कृतिक भाषा है। बहुसांस्कृतिक भाषा देश की विभिन्न संस्कृतियों का एक तरीके से इसमें मिलन है, और ये भाषा इसलिए विभिन्न समुदायों के बीच संचार के लिए आदर्श भाषा है। वे हिंदुस्तानी भाषा की बात कर रहे हैं। आगे वे कहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को और उत्तर और दक्षिण को, इन लोगों को समान रूप से एकजुट करने में ये भाषा सक्षम है, समर्थ है। यहाँ मैं गांधी का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वे संविधान सभा के सदस्य थे। याद रखेंगे कि गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तत्कालीन समाज गांधी के विचारों को बहुत अहमियत देता था। गांधी ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आंदोलनों के माध्यम से पूरे देश को एकजुट किया था और एकजुट करने में सफल हुए थे। दिल्ली या उत्तर प्रदेश में बैठकर गांधी के द्वारा दिए गए नारे, गांधी के द्वारा दी गई स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां, उसका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में देखा जा सकता था। उसका प्रभाव आसाम से लेकर गुजरात तक देखा जा सकता था। तो गांधी तो भारत के लिए एक भारत का प्रतिबिंब थे, भारत की भाषा थे। इसलिए गांधी का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि गांधी के विचार समाज में बहुत प्रभावशील थे। और इसीलिए गांधी ने जब कहा कि बहुसांस्कृतिक भाषा हिंदुस्तानी को देश की भाषा बनाई जाए, क्योंकि इसमें वो गुण हैं जिससे बल पर वह पूरे देश को भाषा के रूप में एकजुट कर सके। ये तो एक गांधी के विचार, उन लोगों के विचार जो हिंदी के हिमायती थे, हिंदुस्तानी के हिमायती थे। लेकिन स्थितियां कुछ दूसरी थीं। स्थितियां हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में नहीं थीं। इसके बावजूद कि गांधी इसको बार बार अपने अनेक व्याख्यानों में उन्होंने अपनी बातें ये कही हैं हिंदी भाषा को लेकर, हिंदुस्तानी भाषा को लेकर। हिंदुस्तानी भाषा के पक्ष में विभिन्न
मंचों से विभिन्न अवसरों पर गांधी द्वारा पक्ष लेना निश्चित रूप से लोगों को विचार करने के लिए प्रेरित तो किया, लेकिन तत्कालीन सच्चाई कुछ और थी, तत्कालीन घटनाएं कुछ और इशारा कर रही थी। 19वीं सदी का जो आखिरी का काल है, यानी 1880 के आसपास से हिंदुस्तानी भाषा थोड़ी थोड़ी बदलने लगी। 1880 के पहले 1870 के पूर्व हिंदी और उर्दू के मिश्रण से जो भाषा जन्म ली थी, वास्तव में वही हिंदुस्तानी भाषा थी। लेकिन 1880 के बाद थोड़ा इसका स्वरूप बदलने लगा, और ये वही काल है जब अंग्रेज़ों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का प्रयास शुरू किया। ये वही काल है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और अंग्रेज़ों ने इसे एक हिंदू दल कहकर उसको संबोधित किया। इस पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की भावनाओं का जो प्रचार प्रसार किया अंग्रेज़ों ने और उसको जो शह दी, उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ। हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर होने लगी। यदि एक और फारसी एवं अरबी मूल के सभी शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास किया जाने लगा, इस काल में 1880-90 के बाद फारसी और अरबी शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने का प्रयास किया जाने लगा, वहीं दूसरी ओर उर्दू भी अब लगातार हिंदी से दूर जाने लगी और वो फारसी शब्द को अपने निकट लाने लगी। अर्थात हिंदी भाषा उसने अब उर्दू में उर्दू के लिए गए शब्दों को तिलांजलि दे दी और उन शब्दों के बदले संस्कृत व्युत्पत्ति वाले कठिन शब्दों को उसने लिया जिनके अर्थ समान थे। परिणाम क्या हुआ? हिंदी ज़्यादा और क्लिष्ट हो चली। इन प्रयासों का फल ये हुआ कि भाषा की जो धार्मिक पहचान वो राजनीति के अंदर घुस गई, राजनीति का एक भाग बन गई। अब हिंदुस्तानी, अब उर्दू मुस्लिम की भाषा, हिंदी हिंदू की भाषा इस रूप में देखी जाने लगी और दोनों के बीच में जो संगम वाली भाषा थी जिसे हिंदुस्तानी कहते थे, उसका अस्तित्व अब धीरे धीरे कम होने लगा। किंतु फिर भी महात्मा गांधी इस सब के बावजूद हिंदुस्तानी भाषा की लगातार वकालत करते रहे। उनकी हिंदुस्तानी भाषा के औचित्य पर आस्था कम नहीं हुई। वे कहते थे कि ये किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, ये सभी भारतीयों की भाषा है और सभी भारतीयों की भाषा के अलावा ये सभी भारतीयों की साझी भाषा है। मैंने आपको पूर्व में बताया है साझी भाषा का अर्थ। इसमें अन्य बहुत सारी भाषाओं के शब्द भी लिए गए हैं। वही हिंदुस्तानी भाषा की बात महात्मा गांधी अपने बयानों में करते हैं। तो वो अंत तक हिंदुस्तानी भाषा के पक्षधर थे। अब हुआ क्या? जब हिंदी और उर्दू अलग अलग होने लगी, हिंदी का संस्कृतिकरण होने लगा, उर्दू का फारसीकरण होने लगा, हिंदुस्तानी भाषा में थोड़ा उस हद तक गिरावट आने लगी, तो फाइनली अंततः हुआ क्या? हिंदी की हिमायत, इसके तहत अब हम इस बारे में थोड़ा जानें। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के बहुत सारे सदस्य हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे। एक वर्ग था जो हिंदुस्तानी को, जो गांधी के फॉलोअर थे, अनुयायी थे या गांधी के विचारों से पूर्णतः सहमत थे, क्योंकि एक वर्ग ऐसा भी था जो गांधी के अनुयायी तो थे पर गांधी के भाषा संबंधी विचारों से सहमत नहीं थे। पर यहाँ संविधान सभा के कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहते थे।
संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, आधुनिक उत्तर प्रदेश, वहाँ के एक सदस्य थे श्री धुलेकर, R.V. धुलेकर, जो उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से संविधान सभा में चुन के आए थे। उन्होंने शुरू में ही अपने भाषण में, प्रारंभ के सत्र में ही हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में प्रयोग करने की मांग की। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि यहाँ जो डिबेट होगा संविधान सभा के अंदर संविधान निर्माण के लेकर, उसमें हिंदी भाषा को उपयोग हो। यानी वो पूर्ण रूपेण हिंदी को समर्पित थे, हिंदी के पक्षधर थे और संविधान सभा की सभी जो प्रक्रिया है उसको हिंदी में करने की मांग रखे। इनकी धुलेकर जी की ये मांग उठती है, स्वाभाविक रूप से कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और विरोध करने वालों का तर्क था कि हिंदी सभी लोग नहीं समझते, स्वाभाविक था, इसलिए हिंदी संविधान निर्माण की भाषा नहीं हो सकती। तो धुलेकर जी, जिन्होंने संविधान सभा के प्रारंभिक सत्र में ही हिंदी को मात्र राजभाषा बनाने की बात नहीं की, बल्कि हिंदी में ही संविधान सभा की प्रक्रिया चलाने की बात की, उनका विरोध हो गया। धुलेकर ने अपनी मांग को और ज़्यादा बल देते हुए प्रत्युत्तर में कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं। मैं ये बयान पुनः दोहरा दूं कि जो लोग भारत के संविधान का निर्माण करने यहाँ बैठे हैं इस संविधान सभा में और हिंदुस्तानी भाषा नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार बड़े कड़वे तरीके से धुलेकर जी ने हिंदी की हिमायत करने की कोशिश की और परिणाम क्या हुआ? हंगामा, संविधान सभा के अंदर सदस्यों का विरोध। और इस विरोध के बावजूद भी वो अपना बयान पढ़ना जारी रखे। अंत में सदन में शांति बनाए रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं, उनका हस्तक्षेप होता है। इसके बाद भी भाषा का मुद्दा शांत नहीं हो पाया और अगले 3 वर्षों तक राजभाषा का मुद्दा, हिंदी भाषा का मुद्दा लोगों को उत्तेजित करते रहा, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होते रहा और सदन की कार्रवाई बार बार इसके कारण बाधित हुई। यानी भाषाई मुद्दा संविधान सभा के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। बारह सितंबर 1947 यानी स्वतंत्रता को हुए मात्र 1 माह लगभग हुआ था, देश को स्वतंत्रता मिले। 12 सितंबर के भाषण में धुलेकर जी फिर एक बयान देते हैं और उस दौरान भी राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर ही बहस चल रही थी। तो उस बहस में भाग लेते हुए धुलेकर जी ने जो बयान दिया उससे तूफान खड़ा हो गया। याद रखें कि तब तक विधानसभा की भाषा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी थी। भाषा के मुद्दे को लेकर इसकी समस्या के निराकरण के लिए पर्याप्त गहन विचार विमर्श के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे भाषा समिति नाम दिया गया और भाषा समिति की रिपोर्ट भी आ गई थी और समिति ने राजभाषा के मुद्दे पर हिंदी समर्थकों और हिंदी विरोधियों के बीच के विवाद को समाप्त करने के लिए एक फार्मूला निकाला था। तो उसने एक सुझाव दिया था, लेकिन इस सुझाव को एक तरफ रखते हुए धुलेकर जी अपना बयान देते हैं। ये जो सुझाव था समिति का कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राजकीय भाषा का दर्जा दिया जाए,
क्या सुझाव था? देवनागरी लिपि, लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में जो भाषा लिखी जाती है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन ये जो रिपोर्ट थी, ये जो उसका सुझाव था, इसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई थी, क्योंकि उनका विचार था कि हिंदी की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए उसे क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए। ये उनका फॉर्मूला था। उनकी ये सोच थी कि हिंदी को यदि राष्ट्रभाषा बनाना है तो एक बार में थोपा न जाए, क्रमशः। ये क्रमशः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेज बाय स्टेज, चरणबद्ध तरीके से इसे बढ़ाया जाए। और उस फॉर्मूले के अनुसार इस रिपोर्ट में कहा था कि ये निश्चित किया जाए कि पहले 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहे। पहली बात, पहले 15 वर्षों तक सरकारी कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। दूसरी बात, हर राज्य को अपने सरकारी कार्य के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा का चुनाव करने का अनुमोदन किया कि हर राज्य अपनी एक क्षेत्रीय भाषा का भी चुनाव कर ले जिसमें कार्य हों। संविधान सभा की भाषा समिति ने विभिन्न पक्षों की भावनाओं को संतुष्ट करने और एक सर्वसम्मत समाधान प्रस्तुत करने के उद्देश्य को हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा घोषित किया। अब देखिए, ये एक फॉर्मूला था जिसमें हिंदी को राजभाषा बनाने की बात कही गई, राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है। राष्ट्रभाषा यानी एक भाषा जिसमें पूरा राष्ट्र काम करेगा, और राजभाषा यानी सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा उपयोग की जाने वाली उन भाषाओं में से एक भाषा होगी राजभाषा। तो राजभाषा के रूप में हिंदी रहेगी, ये उनका फॉर्मूला था। लेकिन धुलेकर जी के बयान ने वैसे ही तूफान ला दिया था। ये रिपोर्ट की घोषणा नहीं हुई थी। बीज बचाओ की ये जो प्रयास थे उससे भी धुलेकर संतुष्ट नहीं हुए। जब बीज बचाओ का प्रयास से तात्पर्य ये है कि जब रिपोर्ट जारी की गई और उसमें कहा गया कि इसे राजभाषा बनाया जाए, ये भाषा समिति का निष्कर्ष है, और हिंदी को क्रमशः बढ़ाया जाए, तो धुलेकर उस पर और नाराज हो गए। धुलेकर जी संतुष्ट नहीं हुए। बीज बचाव से किसी तरह से उन्होंने संतुष्टि नहीं दिखाई। वे तो हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा से कम नहीं चाहते थे, राष्ट्रभाषा घोषित करवाना ही चाहते थे। धुलेकर जी ने ऐसे लोगों का, जिनका विचार था कि हिंदी को उन पे थोपा जा रहा है, उनकी बड़ी आलोचना की। थोपा जा रहा है का अर्थ क्या था कि जो अहिंदी भाषी थे उनका ये कहना था कि हिंदी को हम पे क्यों लाद रहे हो जब हमको हिंदी नहीं आ रही है। तो उस पर तो धुलेकर जी ने पहले ही कह दिया था कि एक देश के नागरिक होने के नाते यदि हिंदी नहीं आती तो संविधान सभा में संविधान बनाने में आपका कोई रोल नहीं होना चाहिए, आपका कोई औचित्य नहीं है, आप जा सकते हैं। इतने कड़वे बयान उन्होंने दिए थे। तो यहाँ पे धुलेकर जी ने फिर वही बात कही और उन्होंने वही कहा कि हिंदी के थोपे जाने की जो बात करते हैं उसकी मैं कटु आलोचना करता हूँ। उन्होंने ऐसे लोगों को जो गांधी की आड़ में हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं, उन पर उपहास करते हुए कहा, उनको उपहास का पात्र बताते हुए कहा, महोदय इस बात पर मुझे अधिक हर्ष, इस बात पर मुझसे अधिक हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हिंदी को एक रियायत दी गई है,
मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया की परिणति है। इस प्रकार धुलेकर जी ने, जो उत्तर प्रदेश से आते थे, आधुनिक उत्तर प्रदेश से, उनका आरोप था कि हिंदुस्तानी की हिमायत करने वाले वे लोग हैं जो गांधी जी की आड़ में बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में उनका कहना था कि हिंदुस्तानी को राजभाषा बनाने के पक्ष में जो लोग हैं वे उपहास के पात्र हैं, वे लोग हंसी के पात्र हैं। इतना कटु उनका बयान था। और फिर आगे कहते हैं कि इस बात पर मुझसे अधिक हर्ष किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। अगला बिंदु, इसी समस्याओं की श्रेणी में जिन समस्याओं से संविधान सभा के सदस्यों को गुजरना पड़ा, उसी श्रेणी में अगला प्रश्न है वर्चस्व का भय। वर्चस्व का भय, अगली समस्या। वर्चस्व क्या है, भय किस बात का? भय था धुलेकर, श्री धुलेकर जैसे सदस्यों के बयान, भय था हिंदी के थोपे जाने का, भय था उत्तरी भारतीयों का दक्षिणी भारतीयों के विचारों पर हावी होने का, आदि आदि। यानी भाषाई मुद्दा कितना बड़ा रूप ले लिया था। कहाँ एक ओर हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, एकजुट थे, भाषा कतई आड़े नहीं आई। उत्तर भारत में गांधी नेहरू द्वारा दिए गए नारे दक्षिण भारत में उतने ही अच्छे से समझे जा रहे थे जितना उत्तर भारत में। तब भाषा आड़े नहीं आई, तब समझ आड़े नहीं आई। लेकिन यहाँ जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिलती है, हम उस स्वतंत्रता की खुशी में एक तरीके से उच्छृंखलता कर बैठते हैं। और संविधान सभा के कुछ डिबेट से ये परिलक्षित होता है। संविधान सभा के अंदर विचार रखना, विरोध करना सब कुछ उचित है, लेकिन कुछ ऐसी बयानबाजी वहाँ के रिकॉर्ड में दिखती है जो निश्चित रूप से अपमानजनक है। ये उपहास करने वाली बात, हिंदी को थोपने वाली बात, आदि आदि। इसी बात का भय कुछ लोगों को था। संविधान सभा के बहुत से सदस्यों ने तो धुलेकर के इस विचारों के प्रति बड़ा कड़ा रोष व्यक्त किया। मद्रास की एक सदस्य थी श्रीमती दुर्गाबाई। उन्होंने चिंतित होते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रभाषा का जो सवाल लगभग सहमति पर पहुंच गया था, अचानक विवादित मुद्दा बना दिया गया है। उनका इशारा था भाषा समिति की उस रिपोर्ट का सुझाव, उस रिपोर्ट में दिया गया सुझाव जिसके तहत हिंदी को राजभाषा मानने के लिए संविधान सभा के सदस्य लगभग तय हो चुके थे। तो श्रीमती दुर्गाबाई बड़ा रोष, अफसोस के साथ कहती हैं कि धुलेकर जी ने सब बिगाड़ दिया। अभी हाल तक भाषा के मुद्दे को लेकर जहां सब लोग सहमत हो चुके थे, अचानक इसको बहुत विवादास्पद बनाने में धुलेकर जी का भाषण का योगदान है। ये राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा को लेकर जो स्थिति पैदा हुई है, ये सही है या गलत, ये दूसरी बात है। लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों को ये एहसास कराया जा रहा है कि ये झगड़ा अथवा हिंदी क्षेत्रों का ये रवैया वास्तव में एक राष्ट्र की साझा संस्कृति पर कुछ अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। बहुत सौम्य तरीके से, बैलेंस तरीके से श्रीमती दुर्गाबाई ने अपनी बात रखी और उन्होंने इस बात का अफसोस किया कि भाषा की आड़ में
एक देश की जो साझा संस्कृति है, साझा संस्कृति, उस पर कुछ भाषाओं के हावी होने का प्रयास किया जा रहा है, थोपने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये बड़े अफसोस की बात है। आगे श्रीमती दुर्गाबाई कहती हैं कि दक्षिण में हिंदी का बहुत अधिक विरोध था। विरोधियों का मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा ये प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। यानी हिंदी का जबरदस्ती जो प्रचार किया जा रहा है इस काल में, उसे राष्ट्रभाषा बनाने के नाम पर उसकी जो भूमिका तैयार की जा रही है, वो प्रांतीय भाषाओं के लिए अच्छा नहीं है, प्रांतीय भाषाओं को कमज़ोर करेगा। उन्होंने बताया कि इसके बावजूद वे महात्मा गांधी के आह्वान का पालन करते हुए अनेक सदस्यों के साथ हिंदी का प्रचार करती रही दक्षिण भारत में, क्योंकि गांधी जी का आह्वान था। वो गांधी जी जो हिंदी से ज़्यादा हिंदुस्तानी भाषा के हिमायती थे। हिंदुस्तानी इसलिए क्योंकि वह एक साझा भाषा थी उनकी नज़र में, और देश को एकजुट रखने के लिए एक साझा भाषा की ज़रूरत थी, हिंदी की नहीं। और दुर्गाबाई के द्वारा किए गए हिंदी के प्रयास के प्रचार, दुर्गाबाई द्वारा किए गए उनके सदस्यों, अन्य सदस्यों द्वारा किए गए हिंदी के प्रचार के प्रयास गांधी जी से प्रेरित हुए थे। निश्चित रूप से ये लोग हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। विरोध का सामना करते हुए भी दुर्गाबाई ने दक्षिण में कई स्कूल खोले और कक्षाओं को प्रारंभ किया। दुर्गाबाई ने सदन से प्रश्न किया, अब इस सब का क्या नतीजा निकला? उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि का जिक्र किया, बताया कि कैसे उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के काल में उनके और उनके दल के लोगों ने, उनके सहयोगियों ने कैसे गांधी से प्रेरणा लेकर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। दक्षिण भारत में कैसे स्कूल खोले गए हैं, उन स्कूलों का कितना विरोध हुआ है। लेकिन फिर सवाल करती हैं, क्या नतीजा निकला इस सब का? सदी के प्रारंभिक वर्षों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया था, मैं उसके विरुद्ध ये आक्रामकता देखकर सकते में हूं। आक्रामकता, प्रतिक्रिया। हिंदी को यदि थोपने की कोशिश दक्षिण भारत में हो रही है, तो उसकी प्रतिक्रिया जो आक्रामक हो रही है, उससे मैं और ज़्यादा सकते में हूँ, शॉक में हूँ। बहुत कटु बयान। दुर्गाबाई का विचार था कि इस सब चीज़ों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने जो इतने प्रयास किए और 19वीं सदी के प्रारंभ से हमने जो उत्साह दिखाया, हमारे लोगों ने उत्साह दिखाया, अब ये आक्रामकता किस लिए? जिस हिंदुस्तानी को जनता की भाषा हमने स्वीकार किया था, अब उसके स्वरूप को बदल दिया जाने लगा है। हमने तो गांधी के हिंदुस्तानी को स्वीकार किया था, हमने तो वो हिंदुस्तानी को स्वीकार किया था भाषा के रूप में जो 1880-90 में थी। लेकिन अब भाषा के स्वरूप को बदल दिया है। अब उसमें संस्कृतिकरण ज़्यादा हो रहा है। संस्कृत का क्लिष्ट पहलू उसमें हिंदी में डाला जा रहा है। उर्दू और अन्य भाषाओं के शब्दों को उससे निकालकर संस्कृत निष्ठ बनाने का जो प्रयास हो रहा है हिंदी को, उससे मैं खफा हूँ। निस्संदेह हिंदुस्तानी के सम्मिश्रण एवं साझे स्वरूप को निर्बल बनाने वाले किसी भी प्रयास के फलस्वरूप जो विभिन्न भाषाई समूह हैं, उनमें बेचैनी है, उनमें भय है, और ये स्वाभाविक है।
यही वह बात है जिसका मैंने शीर्षक के रूप में जिक्र किया, भय, वर्चस्वता का भय। बहुत संक्षिप्त में उन्होंने अपनी बात रख दी कि जिस प्रकार हमने तो वो हिंदुस्तानी स्वीकार की थी जो गांधी की थी, और गांधी के हिंदुस्तानी मतलब 19वीं शताब्दी के हिंदुस्तानी। हमने वो हिंदुस्तानी स्वीकार नहीं की जिसमें गत कुछ वर्षों में जबरदस्ती संस्कृत के शब्दों को डाला जा रहा है और उर्दू और अन्य भाषाओं से लिए गए शब्दों को हटाया जा रहा है। और ऐसा यदि वो किया जा रहा है तो उसका परिणाम क्या हो रहा है कि हम लोगों में, अन्य भाषाई लोगों में बेचैनी है, भय है। राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर चर्चा बहुत तीखी होती चली जाती है और तीखी होती चली जाती है। अधिकाधिक तीखी हो जाने पर अनेक सदस्यों ने परस्पर समायोजन एवं सम्मान की भावना रखने पर बल दिया। यानी बात इतनी तनाव मुक्त, इतनी तनाव युक्त हो चलती है, बात इतनी कड़वी हो चलती है कि बहुत से सदस्यों को अनुरोध करना पड़ता है भाषा के मुद्दे को लेकर कि सम्मान बनाए रखें, परस्पर समायोजन रखें, एक दूसरे की बात को सुनने की क्षमता रखें। बंबई के एक सदस्य श्री शंकर राव देव, उन्होंने कहा कि कांग्रेसी होने के नाते और गांधी जी के अनुयायी होने के नाते मैं हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुका था, किंतु यदि आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे अंदर संदेह पैदा होने लगे और मेरी आशंकाओं को बल मिले। ये विचार था श्री शंकरदेव बंबई से। उनका कहना था, मैं तो गांधी के हिंदुस्तानी भाषा को स्वीकार कर चुका था राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन दुर्भाग्य से जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं और जिस तरीके से तथाकथित हिंदी भाषाई लोगों का प्रयास हिंदी के शुद्धिकरण का हो रहा है, जिसमें उर्दू के शब्द और अन्य भाषाई शब्दों को निकाला जा रहा है, ये गलत है। यदि आप हमारा समर्थन चाहते हैं इस भाषा के लिए तो ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे संदेह उत्पन्न हो, अर्थात आप ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे मुझे शंका होने लगी, जिससे ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे मेरी आशंकाओं को बल मिले, अर्थात आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जाने अनजाने में जिससे मेरी आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। किस बात की आशंका की ओर इशारा था? हिंदी के थोपे जाने की शंका, हिंदी के वर्चस्वता की शंका। संदेह भी उसी बात का था और ये संदेह दिनों दिन बढ़ता जाता है, शंकाएं बढ़ती चली जाती हैं। परिणाम क्या होता है? जैसा हिंदू बनाम मुस्लिम हुआ दो खेमे, ऐसे उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत खेमा हुआ। मद्रास के एक और सदस्य थे जिनका नाम टी.ए. रामलिंगम। इन्होंने बारंबार सदन को चेतावनी दी, सावधानी पूर्वक काम किए जाने पर बल दिया। उनका कहना था कि आक्रामक होकर किए जाने वाला कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता, और इसी प्रकार यदि इस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाकर हिंदी भाषी लोग अपनी बात थोपेंगे तो इससे हिंदी को कोई लाभ नहीं होगा। लोगों की आशंकाएं भले ही निराधार हों, लेकिन आशंकाएं जन्म लेंगी। उसे शांत किए जाने की जरूरत है, नितांत जरूरत है।
आशंकाओं का जन्म लेना स्वयं में एक बहुत बुरी चीज होती है, क्योंकि आशंकाओं का कुछ आधार होता है। अंग्रेजी में कहावत है ना, देयर कैनॉट बी स्मोक विदाउट फायर, देयर कैनॉट बी स्मोक विदाउट फायर। ऐसी कुछ बात यहां भी थी। यदि ऐसा जबरदस्ती की गई, आक्रामक रवैया अपनाया गया, तो लोगों में गहरी कड़वाहट बस जाएगी, घर कर जाएगी। अपनी बात आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जब हम साथ रहना चाहते हैं, जब हम एकीकृत राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो परस्पर समायोजन की जरूरत है। समायोजन, थोपन नहीं, परस्पर समायोजन की जरूरत है। और लोगों पर चीज़ों को थोपने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए।